मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ त्रिलोक कुमार शुक्ला। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th की लाइंस और एंगल्स। ठीक है ना, लाइंस एंड एंगल्स। एक्चुअली हम ऐसा करते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स हम किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो नहीं करते हैं, नॉट दिस चैप्टर, एवरी चैप्टर हम किसी पर्टिकुलर बुक को नहीं फॉलो करते हैं। हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, एसचंद और अदरवाइज मतलब और जो बुक्स होंगे सारे बुक्स के क्वेश्चंस को कंपाइल्ड करके हम सॉल्व करेंगे। कैसे, हम एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे। सपोज दैट हम कर रहे हैं ट्रांसवर्सल, तो हम पहले ट्रांसवर्सल अच्छे से सीखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हर जगह सेम ही है। और कॉन्सेप्ट जब हम सीख जाएंगे तो सारे बुक्स के क्वेश्चंस को कंपाइल्ड करके एक जगह करके हम उसको सॉल्व करेंगे, जिससे ऐसा ना हो कि कोई बच्चा एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा है, कोई आरडी कर रहा है, कोई एसएन कर रहा है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम सारी जगह से क्वेश्चंस को कंपाइल करके पूरा सॉल्व करेंगे। राइट, कॉन्सेप्ट में भी सेम, तो हम कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को करेंगे, जिससे कहीं से भी किसी बुक से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, आप अगर बना रहे हो तो। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो लाइंस एंड एंगल्स में बेटा सबसे पहली चीज़ हम इसमें ये देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाएंगे, लाइन सेगमेंट और रे की डेफिनेशन में। ठीक है ना, तो एक बार मैं रीड कर रहा हूँ एग्जैक्टली, फिर उसकी मीनिंग बता रहा हूँ, फिर एग्जैक्टली ये होता क्या है। ठीक है ना, अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन विच with two end point is called line segment. A part or portion of a line having two ends, इसका मतलब क्या होता है बेटा, पहले तो समझो लाइन क्या होता है। तो अगर हम लाइन को ध्यान से देखें तो लाइन हमारा जो होता है, एक सिंपल सा लाइन का मतलब लाइन के पास ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट, मतलब इट इज़ एक्सटेंडेबल, आप इसको बढ़ा सकते हो, है ना। इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन, नो यू कैन नॉट मेजर ना, यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब उसी लाइन का एक पार्ट अगर निकाल के आपको दे देते आप उसको मेजर कर सकते हो। इसका मतलब लाइन क्या होता है, लाइन मे बी एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, वो दोनों साइड बढ़ सकता है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है बस एक कोलिनियरिटी को, कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन ना, उसी में से एक पार्ट निकाला गया जो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन हैज़ नो एंडिंग पॉइंट, लाइन हैज़ नो एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट, बट लाइन सेगमेंट हैज़ अ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। मतलब हमें ये भी पता है कि कोई भी लाइन कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा। इसका मतलब स्टेप से अगर समझे तो लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। अगर कोई पॉइंट है तो हम पॉइंट का ही नाम दे सकते हैं, तो अगर ये पॉइंट है तो इसका हम नाम भी दे सकते हैं। मान के चलो इसका नाम ए है बेटा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम ए हो गया और इसका नाम बी हो गया। लाइन सेगमेंट का हम नाम दे सकते हैं क्योंकि इट हैज़ 2 पॉइंट्स, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब जितनी पॉइंट्स की जरूरत है उसका नाम हम दे सकते हैं, लेकिन लाइन का नाम हम पॉइंट पे नहीं दे सकते। ये लाइन है तो इस लाइन को किसी पॉइंट पे रखकर इसका नाम एल नहीं दे सकते। रीज़न ये है कि ये पॉइंट एल का नाम है। ठीक है ना, पॉइंट मतलब पॉइंट का नाम है। इसका मतलब किसी लाइन को डिनोट करने के लिए नॉर्मली LMN स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, जैसे LMN ऐसे लिखे जाते हैं। किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर, वो पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउट ऑफ द लाइन लिखा गया है, मतलब L रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरी लाइन को, M रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे लाइन को, N रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे लाइन को। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि लाइन हैज़ नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, जबकि लाइन सेगमेंट हैज़ अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका लेंथ आप मेज़र कर सकते हो, लाइन का कि लाइन सेगमेंट है, तो ऑफकोर्स हम लाइन सेगमेंट का मेज़र कर सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे है, ये 2 पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B, तो इट हैज़ समथिंग लेंथ लाइक मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड। और बेटा रे क्या होता है, ये लाइन सेगमेंट क्लियर हुआ। लाइन सेगमेंट का मतलब इट हैज़ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, इट कैन बी मेजर्ड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है। एग्जाम्पल तौर पे समझें कि जैसे साइड्स ऑफ ट्रायंगल ना, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, जहाँ पे साइड मेजरमेंट आप कर सकते हो, फिक्स लेंथ है उसकी, वो लाइन सेगमेंट है, नॉट लाइन। लाइन इज एक्सटेंडेबल। ठीक है ना, लाइन दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे, उसी का पार्ट होता है लेकिन लाइन। सेकेंडली बेटा रे क्या होता है, रे हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट एंडिंग पॉइंट। इसका मतलब मान के चलो जैसे ये रे है, अगर ये पॉइंट है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं। मतलब क्या, कैन यू मेजर दिस, नो वी कैन नॉट मेजर इट। मतलब ये नहीं बता सकता मैं ये 5 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर। तो रे की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब हम एंगल फॉर्मेट करते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, जरूरत और जगह भी पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये एंगल में आपको रे जरूर दिखेगा। सपोज दैट ये 45 डिग्री है ना, अगर बेटा ये 45 डिग्री है तो इट रिमेन्स 45 डिग्री। आप चाहे इसको जितना भी एक्सटेंड कर दो, क्या ये एंगल कभी चेंज होने वाला नहीं, ये 45 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे हमें साइड्स की ज़रूरत नहीं है कि साइड का जो है कितना सेंटीमीटर है, उसकी ज़रूरत नहीं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रे। तो रे की अगर डेफिनेशन आप बोलना चाहे तो रे को डेफिनेशन में क्या बोलोगे, इट हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट बट इट डजेंट हैव एनी एंडिंग पॉइंट। ठीक है ना, इट इज़ अ रे। रे और लाइन सेगमेंट समझ में, लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, रे कैन नॉट बी मेजर्ड।
रे हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट नॉट एंडिंग पॉइंट, बट लाइन सेगमेंट हैज़ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बोथ, राइट। नेक्स्ट बेटा अगर हम पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेट ऑफ पॉइंट्स का मतलब 2 और मोर देन 2, ठीक है ना। द सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब इन ज्योमेट्री 2 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, हेंस द कोलिनियर पॉइंट्स आर द सेट ऑफ द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सिंगल स्ट्रेट लाइन। जो ऐसे पॉइंट का सेट ए बी सी डी कई सारे पॉइंट्स है, अगर वो एक ही लाइन पर लाई करता है तो वो क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट। एग्जांपल जैसे मान के चलो ये एक लाइन है बेटा, और इस लाइन पे हम बहुत सारे पॉइंट ऐसे बना दिए, ये बहुत सारे पॉइंट हमने बना दिया, तो सारे पॉइंट क्या है, ये कोलिनियर है। मान के चलो इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे कोलिनियर पॉइंट है क्योंकि ये एक ही लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो कोलिनियर पॉइंट मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स, अ सिंगल पॉइंट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द कोलिनियर पॉइंट, एक ही लाइन पर पॉइंट्स का होना कोलिनियर पॉइंट्स कहलाता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। दूसरा नॉन कोलिनियर पॉइंट भी समझते हैं, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जो एक लाइन पर लाई ना करें या ना कर सकें, वो क्या होता है बेटा, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट। एग्जाम्पल देखो, मान के चलो मैं पॉइंट बनाता हूँ बेटा, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। कैन यू मेक द लाइन कि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स आ जाए, नॉट पॉसिबल। आप अगर इसको इससे मैच करोगे तो ये छूट जाएगा ना। अगर इसका नाम ए बी सी हम रखते हैं, मान के चलो इसका नाम ए बी सी रखते हैं हम, तो तीनों का अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स जो सेम लाइन पर लाइन नहीं कर सकता। इसका रीज़न क्या है कि किसी 2 पॉइंट्स को मिला होगा तो एक लाइन बनेगा, लेकिन तीसरा पॉइंट उस लाइन पर नहीं आएगा, और तीसरे पॉइंट के लिए दूसरी लाइन खींचनी पड़ गई हमें। इसका मतलब समझे कि नहीं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी एक लाइन पर लाई नहीं कर सकता, और कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं, ये सारे पॉइंट्स है, लिखा है कोलिनियर, लेकिन आगे पूरा पढ़ो, उसका जो लिखा है पूरा क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, एंड द सेट ऑफ पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना। नॉन कोलिनियर पॉइंट ये लिखा है। एंड अब एंगल की बात करते हैं, तो एन एंगल फॉर्म्ड व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस और रेज मीट एट द कॉमन पॉइंट। खैर एंगल तब बनता है एंगल तभी बनता है बेटा जब 2 लाइन या 2 रे एक जगह पे जाके मिले। जहाँ 2 लाइन जाके मिलती हैं वहीं पे एंगल फॉर्मेट होता है। मतलब एंगल बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइन होनी चाहिए, या मैक्सिमम 2 लाइन। एंगल हमेशा 2 लाइन के बीच के बेंडिंग को बताता है कि कितना बेंड हुआ है, कितनी बड़ी लाइन है उससे मतलब हमको नहीं। एंगल फॉर्मेट में एंगल का मतलब 2 लाइन जहाँ पे जाके मिलता है वो कितना उसका झुकाव है, वो कितने पे मुड़ी है, मतलब कितना मुड़ा है, उसकी बेंडिंग कितनी है, उसी को मेज़र करते हैं हम एंगल फॉर्मेट में। वो चाहे जितनी बड़ी हो उसकी बेंडिंग तो कभी नहीं बदलने वाली। अगर आपने 45 डिग्री बोला तो 45 पे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब हमें इसमें लेंथ ऑफ द साइड से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, यहाँ पे कितना वो बेंडिंग पे है। यहाँ तक समझ में आया। उसी को हम बोलते हैं बेटा कोलिनियर पॉइंट। ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलो ये एंगल का फॉर्मेट हम कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन ये हो गया, दूसरे लाइन ये हो गया, ठीक है ना। इसका नाम हमने रख दिया ओ बेटा, इस पॉइंट का नाम ओ रख दिया, और इसका नाम रख दिया हमने ए, और इसका नाम हमने रख दिया बी, ठीक है ना। ये रे हमने बनाया, और पॉइंट हमने इसलिए दिया कि हम यहाँ से यहाँ तक कंसीडर, तभी तो किसी पॉइंट का नाम तभी दे पाएंगे जब वहाँ पॉइंट रखेंगे, पार्ट ऑफ लाइन हो गया, ठीक है ना। ये जो एंगल का फॉर्मेट हो रहा है, ये देखो, ये बेंडिंग क्या इस साइड पे डिपेंड कर रही है, ये बेंडिंग इस साइड पे डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब आप इसको चाहे जितना एक्सटेंड कर दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेंडिंग यूजुअली अगर 45 डिग्री लिखा है तो 45 डिग्री ही रहेगा, ठीक है ना। ये समझ में आया कि नहीं। तो एंगल क्या होता है, एंगल मीन्स हो गया बेटा, एन एंगल इज फाउंड व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस और रे मीट एट अ कॉमन पॉइंट। जहाँ पे वो मिलेगा वहीं पे एंगल का फॉर्मेशन होगा। आई होप ये क्लियर है। अगर मेरे हिसाब से फास्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पे आना है, तो ये चीज़ें आपको आती हैं। इसको बस रिकैप के तौर पे हम बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ जाओ कि क्या इसमें होते हैं ना। पार्ट्स ऑफ एंगल अगर हम बात करें, जब एंगल फॉर्मेट होते हैं तो कहाँ पे, तो मैंने बोला एंगल फॉर्मेट होने के लिए 2 लाइन का मिलना जरूरी है। तो बेटा जहाँ पे 2 लाइन आके मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिल रही, देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये 2 लाइन जहाँ पे मिलेंगी उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अगर बोले इस एंगल फॉर्मेशन में वर्टेक्स क्या है, तो वो इसका वर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। उस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। और बेटा अगर आप एंगल फॉर्मेट करत किसी ना किसी को बेस मानोगे, मान के चलो आप बोल रहे हो कि ऐसा है कि ये एक ज़मीन का हिस्सा है, इसी ज़मीन के हिस्से से 45 डिग्री पे एक पोल डालना है, तो आपने ऐसे पोल डाल दिया। तो आपने किसको रेफरेंस माना, इस ज़मीन के पोल को रेफरेंस माना, इसी के बेस मानकर हमने एक एंगल फॉर्मेट किया जो रिक्वायर्ड था। तो जो एक साइड बेस होगा और दूसरा टर्मिनल होगा। बेस का मतलब होता है कि जिसको आप रेफरेंस मानकर एंगल फॉर्मेट कर रहे हो। तो जिसको आप रेफरेंस मान के एंगल फॉर्मेट करते हो उसको बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। उसको बोलते हैं क्या, इनिशियल साइड।
और बेटा उसके ऊपर जो एंगल बनता है, उस बेस पर जो एंगल बना रही है लाइन, जो लाइन एंगल बना रही है उस लाइन को बोलेंगे बेटा टर्मिनल साइड। उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड। तो इसका मतलब एंगल फॉर्मेट होता है रेफरेंस लाइन, जिसको बोलते हैं इनिशियल लाइन या इनिशियल साइड, और दूसरा क्या? टर्मिनल साइड। एंगल इज बीइंग फॉर्म्ड बाय टर्मिनल साइड और एंड इनिशियल साइड्स। ठीक है ना, ये क्लियर है। और बेटा इसी दोनों साइड्स को हम आर्म्स बोलते हैं। अगर इसी एंगल की हम बात करते हैं, इसी एंगल में अगर हम बात करें, तो इस एंगल में अगर ध्यान से देखें तो बेटा ये क्या हो गया? पहली बात तो ये दोनों क्या है? आर्म्स हैं। इसके दोनों क्या है? आर्म्स है। ये भी आर्म्स है, ये भी इसका आर्म है। ठीक है ना, ये आर्म है। तो बेटा अगर इसको रेफरेंस मान के हम ये एंगल फॉर्मेट कर रहे हैं, इसको रेफरेंस मान के, तो ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इनिशियल साइड, और बेटा ये क्या हो गया? टर्मिनल साइड। वही जो डेफिनेशन यहाँ लिखी, आर्म्स दोनों होते हैं, इनिशियल साइड क्या होता है और टर्मिनल साइड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट कितने टाइप के एंगल्स हो सकते हैं या कितने टाइप एंगल्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आता है बेटा एक्यूट एंगल। पहले देखो एंगल, ये दो चीज़ हमेशा याद रखो, किसी भी एंगल को फॉर्मेट करने के लिए दो लाइन की जरूरत है। ठीक है ना, दोनों लाइन के बीच में जो बेंडिंग है उसी को हम एंगल बोलते हैं, कितनी बेंडिंग है उसमें। ठीक है ना, तो अगर टाइप्स ऑफ एंगल इसके बेस पे जाए तो एक पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है डियर, कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है, मतलब एंगल फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन जस्ट इसी के ऊपर है, तो ऐसे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो ये 90 डिग्री एग्जैक्टली हो गया। तो जो एंगल इतने डिग्री मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब यहाँ से लेकर ये एक लाइन ये है बेस रेफरेंस लाइन, टर्मिनल लाइन उस पर है, यहाँ से लेकर एग्जैक्ट 90 डिग्री से कम 89 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से जो कम होगा, नॉट 89, 90 डिग्री से जो कम होगा वो क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। वो हो सकता है 89 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, मतलब एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जैसे सिंपल सी तौर 45 डिग्री क्या एक्यूट एंगल, 65 क्या एक्यूट एंगल, 78 क्या एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब अगर हम एंगल फॉर्मेट करते हैं यहाँ पे, तो जैसे मान के चलो ये एंगल है, ठीक है ना, ये क्या है आपका? एंगल है। तो अगर इस एंगल की हम बात करें यहाँ पे, अगर ये एंगल है, तो फिर ये मान के चलो x डिग्री है, तो मतलब वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। ये समझ में आया। दूसरा बेटा होता है ऑब्स्ट्यूस एंगल। तो देखो ऑब्स्ट्यूस एंगल क्या होता है? तो ऑब्स्ट्यूस एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। अगेन फिर बता रहे हैं, ये रेफरेंस लाइन है, ये 0 डिग्री है, यहाँ तक ये एक्यूट एंगल, यहाँ तक। ठीक है ना, ये 90 आ गया, जैसे 90 से ये क्रॉस करने लगा, अब एंगल बीच में देख रहे हो, ये जो ऐसे बन रहा है, ये 90 से जैसे क्रॉस, अब ये कौन सा एंगल हो गया? ये ऑब्स्ट्यूस एंगल। ये ऑब्स्ट्यूस एंगल जाएंगे कहाँ तक? तो एक ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, वो क्या होगा? ऑब्स्ट्यूस एंगल होगा। फॉर एन एग्जांपल जैसे यहाँ पे बना रहा हूँ, इसका मतलब मान के चलो ये एंगल ऐसे कुछ फॉर्मेट हो रहा है, अगर ये ऐसे फॉर्मेट हो रहा है, अगर ये एक्स है, तो इसका मतलब वो एंगल किससे बड़ा होना चाहिए? 90 से आपका बड़ा होना चाहिए, और 180 से छोटा है। तो ये सारे एंगल क्या होंगे? ऑब्स्ट्यूस एंगल। जैसे मैं बोलूँ 110 डिग्री कैसा एंगल है? ऑब्स्ट्यूस एंगल है। 170 डिग्री कैसा है? ऑब्स्ट्यूस एंगल है। 179 डिग्री कैसा? ऑब्स्ट्यूस एंगल है। 94 डिग्री, 91 डिग्री, ये भी ऑब्स्ट्यूस एंगल है। लेकिन जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। जैसे मान के चलो, अब ध्यान समझना, ये रेफरेंस लाइन, ये लाइन, ये अभी क्या चल रहा है? एक्यूट एंगल। ये क्या चल रहा है? एक्यूट एंगल। जैसे ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आ गया, ये क्या हो गया? राइट एंगल। अब राइट एंगल के बाद अब ये 91 डिग्री क्या हो गया? ऑब्स्ट्यूस एंगल। ऑब्स्ट्यूस एंगल, ऑब्स्ट्यूस कहाँ तक? 180 तक। 180 में दोनों लाइन एकदम स्ट्रेट हो जाती है। इसका मतलब राइट एंगल क्या होता है बेटा? अगर राइट एंगल की बात करें तो एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। ये जैसे यहाँ पे है, अगर ये आपका है ऐसा, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल। तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा वो राइट एंगल होगा, जो 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा होगा ऑब्स्ट्यूस होगा, जो 90 डिग्री से भी छोटा होगा उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है? हमारा है एक रिफ्लेक्स एंगल, या एग्जैक्टली अगर हम मान के चलते हैं एक एंगल है स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल भी देख लेते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री हो, क्योंकि 180 डिग्री पे दोनों लाइन स्ट्रेट। देखो एंगल फॉर्मेशन में दो लाइन का काम होता है, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये है, तो ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्स्ट्यूस एंगल। एक ऐसी कंडीशन आएगी ये लाइन एकदम इसकी सीधी हो जाएगी, वो 180 डिग्री। कौन सा एंगल? ये एंगल। ठीक है ना, तो राइट मतलब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल मीन्स जो एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर, जैसे एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर राइट एंगल होता है, वैसे एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। फॉर एग्जांपल मैं मान के यहाँ पे ध्यान समझ लो कि अगर स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं तो एक लाइन ये हो गई, ये पहली लाइन है, ठीक है ना, ये पहली लाइन है,
और दूसरी लाइन ऐसे एंगल बनाते बनाते, दूसरी लाइन का मतलब ये ऐसे एंगल बनाते बनाते ऐसे ये राइट एंगल गया, फिर ऑब्स्ट्यूस एंगल गया, ऐसे एक कंडीशन ऐसी है कि दूसरी लाइन जाके इसी के एकदम बराबर में हो गई। दूसरी लाइन किसके बराबर हो गई? एकदम एग्जैक्टली इसी के बराबर हो गई। अगर एग्जैक्टली इसी के बराबर हो गई, इसका मतलब ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है? 180 डिग्री एग्जैक्टली है। ये 180 डिग्री आपका एग्जैक्टली है। और 180 डिग्री अगर एग्जैक्टली, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब अगर एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री है, अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री एग्जैक्टली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ये समझ में? स्ट्रेट एंगल में हमेशा सेमी सर्कल बनता है, दोनों लाइन के बीच में क्या बनता है? सेमी सर्कल। देखो यहाँ पे सेमी सर्कल बनेगा, ये देखो सेमी सर्कल, ठीक है ना। अगला, अगर वो 180 से भी ज़्यादा हो गया, तो जैसे ये 180 हो गया, अब 1 और नीचे चला गया, ये लाइन ऐसे बन जाएगी। ये 180 डिग्री है, इस लाइन का डायरेक्शन इस साइड है, अपोजिट है दोनों। स्ट्रेट एंगल में दोनों लाइन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। एक अगर इधर है तो दूसरे लाइन की डायरेक्शन इधर होगा, तभी तो बनेगा। अगर दोनों के डायरेक्शन सेम है तो 0 डिग्री, ये तो कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसे अपोजिट जब ये नीचे आ जाएगा, पहले अपोजिट था और एंगल बढ़ा तब नीचे, मतलब 180 से ज़्यादा हो गया। कौन सा एंगल? ये ऊपर वाला, ठीक है ना। अगर 180 से ज़्यादा हो गया, अब पूरा कंप्लीट मतलब 360 से कम, तो उसको हम बोलेंगे बेटा रिफ्लेक्स एंगल। इसका मतलब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा? अगर हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है ना, कि उसे घूमते हुए लाइन। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल का मतलब वो 180 से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, और 360 से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। नाउ एक लास्ट एंगल है बेटा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब फिर से देखो, ये एंगल है, फिर से अक्यूट राइट, ठीक है ना, ऑब्स्ट्यूस, स्ट्रेट एंगल, देख रहे हो, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे धीरे धीरे ये लाइन वापस उसी लाइन पे आ जाएगी। ऐसे घूम के वो लाइन अगर उसी लाइन पे आ गई, मतलब वो कंप्लीट सर्कल पूरा कर दिया, कंप्लीट सर्कल कर दिया, इसका उसी को बोलेंगे कंप्लीट एंगल। इसका मतलब कंप्लीट एंगल की अगर हम बात करें तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल का मतलब एक लाइन ऐसे है, ठीक है ना, इसका मान के चलो ये पॉइंट है, एक लाइन ये हो गया आपका, ठीक है ना, ये एक लाइन हो गया, और दूसरा लाइन हम मान के चलते हैं बेटा ऐसे घूमते हुए दूसरी लाइन भी इसी पे जाके, दूसरी लाइन भी इसी पे आ गई। इसका मतलब ये एंगल जो है, ये पूरा एंगल ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आया कि नहीं? यहीं पे आया ना, यहाँ पे आया, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसी को हम बोल देंगे, इसी को हम क्या बोल देंगे बेटा? इसी को बोल देंगे हम कंप्लीट एंगल। इसका कंप्लीट एंगल में पूरा सर्कल बनता है, और कंप्लीट एंगल में जो एंगल की वैल्यू होती है एग्जैक्टली 360 के बराबर होती है। कंप्लीट एंगल में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। जबकि स्ट्रेट एंगल में देखो एक लाइन की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे लाइन की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होगा, ये 180 डिग्री है। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली स्ट्रेट, अपोजिट टू ईच अदर। एंड कंप्लीट एंगल कंप्लीट सर्कल बनेगा, लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हो गया बेटा आपका टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ बने हैं, ये भी देख लो। अक्यूट एंगल है, ये आपको मेरे हिसाब से आसानी से समझ में आ रहा होगा। अक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्स्ट्यूस एंगल है। आप देखो ऑब्स्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। स्ट्रेट एंगल कंप्लीट 180 बना रहा है, ये स्ट्रेट एंगल कंप्लीट 180 बना रहा है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा है, और कंप्लीट एंगल 360 कंप्लीट है, सेम डायरेक्शन में है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे बने। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा दो एंगल का पेयर होता है, मतलब समथिंग इज कॉम्प्लीमेंट टू समवन, ठीक है ना, समथिंग इज कॉम्प्लीमेंट टू अनदर थिंग। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो दो नंबर का पेयर होता है, दो एंगल का पेयर होता है। मान के चलो, इसका मतलब अभी बेसिक तौर पे एकदम डेफिनेशन समझे। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए दो एंगल का होना जरूरी है, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम, और दोनों का सम कितना होना जरूरी है? 90 डिग्री। सपोज दैट मैं बोलूँ 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं, तो 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन किसका है? तो मतलब दूसरा एंगल हमें बताना पड़ेगा। जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और 60 डिग्री 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए दो एंगल का होना जरूरी है। दोनों म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर दोनों का सम 180 डिग्री है दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। इट मीन्स अगर मैं बोलूं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन बोथ एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना। इसका मतलब 110 और 70 की बात करें, 110 70 का सप्लीमेंट्री है और 70 110 का सप्लीमेंट्री है। इज दैट ओके? इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा कोई एंगल, मान के चलो कोई एंगल यहाँ पे 40 डिग्री है, तो मेरे को 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब सम ऑफ बोथ एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। तो अगर इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है और एक 40 ऑलरेडी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा?
90 में से 40 माइनस कर दो, इसका मतलब आ गया 50 डिग्री। इसका मतलब 40 डिग्री और 50 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इसमें से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाएगा। डायरेक्ट तो एकदम बेसिक तौर कहेगा कि 68 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 90 माइनस 68। कई तरह क्वेश्चन मतलब एक एंगल दे के दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा। कभी कभी क्या बोलेगा कि कहेगा कि दो मतलब एंगल नहीं देगा, कॉम्प्लीमेंट्री देगा, कि मतलब मान के चलो एक एंगल दूसरे एंगल का डबल है, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है इसका मतलब सम ऑफ बोथ मस्ट बी 180। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में ये बात याद रखना, ये पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं और दोनों का सम 90 है तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दोनों का सम 180 है दैट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह आ सकता है ये देखो। पहला तो ऐसे बेसिक तौर पे पूछ रहा है कि इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। जैसे बोल दिया 46 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो इसका मतलब द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46 क्या होगा डियर? आपको पता है कि 90 में से हम 46 को माइनस कर देंगे, दैट बिकम्स 44 डिग्री। इसका मतलब द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46 इज 44, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46 इज 44। ऐसे सिंपल मान के चलो 68 का पूछे, 68 का कॉम्प्लीमेंट्री हम वर्ड नहीं लिख रहे हैं, तो 90 माइनस 68, इसका आंसर क्या हो गया? 22 डिग्री। इसका मतलब 68 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 22 डिग्री है, क्योंकि दोनों को प्लस कर दोगे देखो 90 आएगा। समझ में आ गया? तो पहला तो ऐसे पूछेगा। और बेटा मैंने आपको बता दिया कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो क्या बोलोगे? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इट इज सप्लीमेंट। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में भी यही होता है। मान के चलो 110 डिग्री दिया है आपको, 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है, तो इसका मतलब द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, दैट बिकम्स 70 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 70 डिग्री। और 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 110 डिग्री। ये समझ में आया? अब इसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है इस तरह के क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपसे हो जाएंगे। इस तरह का जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, सबको 90 से माइनस कर दो, इंडिविजुअली सबका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, जैसे फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 2/3 ऑफ द 90। मतलब ये नहीं पूछ रहा है 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, कह रहा है कि 90 डिग्री का 2/3 जो आता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2/3 ऑफ द 90, 2/3 ऑफ द 90। अगर 2/3 ऑफ द 90 पूछ रहा है तो पहले 2/3 ऑफ द 90 निकाल लो। 2/3 ऑफ द 90 डिग्री, 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 90, इसको कट करो, ये अगर 30, 32 से 60। इसका मतलब क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। समझ में आया? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2/3 ऑफ द 90। तो 2/3 ऑफ द 90 जब हमने निकाला तो 60 आ गया। तो इसका मतलब फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 60, दैट बिकम्स 30 डिग्री। ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया? तो अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे बनते तो सारे क्वेश्चन सारे सिलेबस से कंपाइल करके यहाँ पे रख के हम सारा सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फिर सप्लीमेंट्री, फिर दोनों का मिक्स करेंगे। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जिसमें दोनों मिक्स हों। ठीक है ना?